जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बी एच आई ई 142 BHIE 142 के यूनिट 9 चैप्टर नंबर 9 को आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से 8 तक देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। जो भी तक यूनिट 1 से 8 तक कवर नहीं किए उसको जरूर कवर कर लीजिए। और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BHIE 142 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे यूनिट 9 जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए इस सब्जेक्ट चैप्टर का नाम है एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान का उदय। जैसे कि आपको पता होगा इस सब्जेक्ट का नाम ही है जापान का इतिहास। तो जापान का उदय किस तरह से हुआ था इसके बारे में इस यूनिट में दिया गया है और आज के सेशन में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ज़्यादा फोकस करने की, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में भी ज़्यादा सहायता मिले और फ्यूचर में भी जो भी सहायता मिले। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट में कहा जाता है, टॉपिक्स में कहा जाता है युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था का उत्थान। इसको हम लोग जानते हैं, युद्ध के कारण जो है क्या अर्थव्यवस्था का किस तरह से उत्थान हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक यहाँ से सुनिए और देखिए क्या कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था के मुख्य पक्षों की हम संक्षिप्त विवेचना करेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी को, 1914 को। कब तक चला था? 1918 1918 तक चला था। आपको पता होगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जैसे कि मित्र राष्ट्रों में कौन सा आ गया? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये सब आ गया मित्र राष्ट्रों में। और केंद्रीय शक्तियों के रूप में जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ये सब जो है आप सबको पता होगा, है ना। तो इसके दौरान जो है ना क्या हुआ था, जापान की अर्थव्यवस्था के जो मुख्य पक्ष हुए थे उसके बारे में इस सेशन में चर्चा होगी। ठीक है, वो किस लिए होगा? क्योंकि ये पक्ष अंतर्युद्ध काल के दौरान के औद्योगिक विकास से आंतरिक तौर पर संबंधित है। ये जो है ना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भी अर्थव्यवस्था में मुख्य पक्ष हुए थे उसके, इसलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो अंतर्युद्ध होता है, जो अंतर के मतलब देश के अंतर्गत जो युद्ध हुआ था उसके उस समय के दौरान जो है जो भी औद्योगिक विकास हुआ, जो भी औद्योगिक क्रांति हुई, इसके आंतरिक तौर पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो उसके बाद हम लोग जो है ना अर्थव्यवस्था के बारे में सही तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध ने जापान के लिए कुछ समस्याएं पैदा कर दी थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय क्या हुआ था, जापान के लिए काफी ज्यादा समस्याएं पैदा करने लगी थी। जैसे कि विदेश व्यापार में रुकावटें पैदा होने लगी थी तथा ऋणों का आदान प्रदान करना भी प्रभावित हुआ था। जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दरमियान सिर्फ जापान को ही नहीं तमाम देशों को भी काफी ज्यादा संकटों का मतलब सामना करना पड़ा था, समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसमें से हम लोग अभी जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, जापान को भी काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। वो ये सब हुआ कि जैसे कि कोई विदेश व्यापार हो गया। अब जैसे मान के चलो पड़ोस में अगर आंदोलन हो, इतनी बड़ी युद्ध हो जो विश्व युद्ध कहलाए, तो वो उसके चलते ना पड़ोसी का भी काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, व्यापार नहीं हो पाता है, ना ही ऋण आदान प्रदान हो पाता है। तो इस प्रकार से काफी प्रभावित हुआ जापान। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है क्योंकि ये सब लंदन से संचालित होता था। ये जापान जो भी ऋण हो, जो भी व्यापार करते थे वो ज्यादातर वो लंदन में करते थे, है ना। तो इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। ब्रिटेन के पूंजी व्यापार में भी अर्थव्यवस्था फैल गई। ब्रिटेन का भी प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा था, तो उस समय भी जो ना पूंजी व्यापार में व्यापार मतलब अव्यवस्था इसमें भी फैल गया था, जिसके कारण एक संकट पैदा हो गया। लेकिन जहां तक जापान का प्रश्न है उसके हित में कुछ चीजों में तेजी के साथ परिवर्तन हुआ। यानी जापान के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें जो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो काफी ज्यादा तेजी से परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। और उसकी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी आर्थिक विकास का उत्कर्ष हुआ जो 1920 तक चला था। और ये जापान की आर्थिक अर्थव्यवस्था में इस तरह से एक नई आर्थिक नीति आई, आर्थिक पॉलिसी आई, विकास हुआ जो लगभग 1920 ईस्वी तक चला था। जैसे 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसी दरमियान उसी काल में जो है ना अर्थव्यवस्था का एक आर्थिक विकास हुआ जापान में जो 1920 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों के साथ था। जैसे कभी मैंने बताया था मित्र राष्ट्रों में कौन सब आते हैं, जैसे कि आपका फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, और उसमें जो है ना ये जापान ने भी सहायता की थी मित्र राष्ट्रों की। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है। लेकिन यह युद्ध एशिया में बहुत अधिक नहीं लड़ा गया। ये जो है एशिया में ज्यादा अधिक नहीं लड़ा गया और इसी कारण से जापान को अधिक सैन्य व्यय नहीं करना पड़ा। ये जो है ना ये युद्ध जो है ना जापान एशिया जो महाद्वीप है जिसके अंतर्गत जापान भी आते हैं, अपना देश प्यारा भारत भी आते हैं,
तो इसमें एशिया में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हो पाया, ज़्यादा इसका असर नहीं हुआ, तो जिसके कारण जो जापान को ये सैन्य व्यवसाय नहीं करना पड़ा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करना पड़ा, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके हैं। उसी प्रकार कहा जाता है युद्ध के कारण जापान ने अचानक महसूस किया कि वो अपने निर्यातों को बढ़ा सकता है, यानी कि वो युद्ध के दरमियान ही जापान को ये महसूस होने लगा, ये फील होने लगा कि नहीं, हमें तो निर्यात को बढ़ाना ही होगा, है ना। उसी फिर कहा जाता है यूरोप के उद्योगों में युद्ध की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन किया जा रहा था। युद्ध के उत्पादन के लिए जो भी आवश्यकता, अरे या जब अगर युद्ध हो, युद्ध में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होने लगती है ना, तो उसी के बारे में इसका उत्पादन किया जा रहा था। और जापान युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर बहुत कम शामिल था, यानी कि जापान जो है वो ऐसा नहीं कि जाके आमने सामने युद्ध कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो कभी जाता था, बात करता था, रोकने की कोशिश करता था और मित्र राष्ट्रों की सहायता करता था। ऐसा नहीं है कि वो भी हथियार लेके खड़े था कि नहीं आ मैं तुम्हें मारूंगा, मतलब समझ रहे हो ना मेरे बातों को, वही है। इसलिए जापान ने बहुत से निर्यात अवसरों का लाभ उठाया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है जापान युद्ध सामग्री की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश हो गया। जापान जो है युद्ध सामग्री जैसे कि तोप हो गया, हथियार हो गया, बंदूक हो गया, राइफल हो गया, ये तमाम चीजें जो है ये निर्यात करने लगा अपने पड़ोसी देशों को, मित्र राष्ट्रों को, समझ रहे हैं। उसी प्रकार कहता है जापान के जहाजों की मांग भी काफी बढ़ गई, क्योंकि जापानी चीज जो है ना, राइफल हो, जहाज हो, वो काफी मजबूत और भयानक होती थी और अभी भी है, तो उसकी मांग काफी बढ़ने लगी ताकि वो सामने वाले देशों को हरा सके, ठीक है। यही वह दिन थे जबकि जापान के सूती वस्त्रों ने भारत में अपना मजबूत आधार बना लिया। ओके, उसी प्रकार का वास्तव में इस समय जापान में विदेशी बाजारों का बहुत अधिक प्रसार हुआ था, है ना। उसी प्रकार निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो रहा था। मतलब जैसे कि निर्यात जितना थी होनी चाहिए, वो जितना मांग होती थी वो पूरा नहीं कर पाता था, नहीं हो पाता था, क्योंकि मांग ही इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर उसी प्रकार कहा जाता है कि जापान के निर्यात व्यापार में होती अपार वृद्धि के कारण भारी मालतोल मशीनों के आयात की मांग बढ़ी। इस तरह से जापान के पास जो है ना काफ़ी भारी मात्रा में जहाज हो गया, मशीन हो गया, राइफल्स हो गया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों की मांग काफ़ी बढ़ने लगी, है ना। लेकिन जिन देशों से आयात किए जाते थे वहां पर युद्ध के कारण निर्यात पर प्रतिबंध था। जैसे इससे पहले भी चर्चा कर चुके थे, ये विश्व युद्ध के चलने के कारण जो जापान में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे क्या क्या दिक्कतें का सामना करना था, ऋण आदान प्रदान हो गया, उसके बाद आपको जो है ना ये देश विदेश से जो भी व्यापार होते थे उसमें प्रतिबंध हो गया था। इसी प्रकार यहाँ कहा जाता है, अरे मान के चलो जैसे ही ये जहाज तो बना रहा है, जहाज ठीक है जापान, क्या मतलब ये सब कुछ जापान में ही उपलब्ध है, सब कुछ जापान में अवेलेबल है, ये जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो विदेशों से वो आयात करना होता है, तो उसके बाद वो कंप्लीट हो पाती है कोई भी कार्य। तो यही हुआ यहाँ जापान के साथ। जापान वो उस मांगे को पूरा नहीं कर पा रहा था और जो भी चीजें इसकी आवश्यकता होती थी वो विदेशों से नहीं आ पाता था उसके पास, और इस तरह से जापान में आयात निर्यात के समक्ष ना हो सका, समझ रहे हैं। इसके फलस्वरूप निर्यात का विशाल लाभ एकत्रित हो गया। उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि 1911 से 1914 के बीच वर्षों में आयात के निर्यात की अपेक्षा 6 करोड़ 50 लाख येन प्रति वर्ष वृद्धि हो रही थी। मतलब बोले तो जब देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट नहीं हुआ था, आपको पहले भी बताया मैंने कि जब विश्व युद्ध स्टार्ट हो गई थी, शुरुआत हो गई, उसके काल के दरमियान जो है ना जापान की आयात निर्यात कम हो गई थी, विदेशों से व्यापार कम होने लगी थी। उससे पहले जैसे 1911 से 1914 यानी कि 14 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुई थी, उससे पहले जो है ना लगभग 3 साल तक इन्होंने इतना निर्यात किया, इतना मतलब अपने जहाजों को, राइफल्स वगैरह को बेचा, जिससे कि वो लगभग 650 करोड़ रुपये की लगभग वृद्धि हो गई। देखिए वहाँ पे जो है मुद्रा, अपना जैसे प्यारा देश भारत में भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, तो जापान का मुद्रा जो येन है वहाँ येन बोला जाता है। लगभग 6.5 करोड़ येन की वृद्धि हुई थी, प्रति वर्ष वृद्धि हुई थी। एक साल में इतने करोड़ों की वृद्धि हुई। लेकिन बाद के वर्षों में निर्यातों में बढ़ोतरी के कारणवश जापान के निर्यात में आयात की अपेक्षा 35 करोड़ येन की प्रति वर्ष वृद्धि हुई। जब जो है ये युद्ध स्टार्ट हो गया तो उससे पहले क्या होता, जैसे कि युद्ध के दरमियान जो है उसका निर्यात तो हो रहा था, निर्यात होने के बाद जो है जब उसका देखा कि नहीं इसका जहाज वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा सहायता है, सफल हो रही है, तो इसकी मांगे और बढ़ने लगी। जैसे मान के चलो युद्ध से पहले तो लगता था ना कि नहीं उतना युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, छोटी मोटी होगी, यहाँ चलते चलते 4 सालों तक चल गई, है ना। तो उसके दरमियान क्या हुआ, जैसे अगर मान के चलो युद्ध तो हो, अब मान के चलो एक कोई राइफल है,
चला रहे हो, मतलब आपके पास बंदूक है, बंदूक पे 50 आपके पास गोली है, 50 गोली तो दहाड़ दी, अब कितने दिन लेके जा सकते हो उसको? 4 साल तक नहीं जा पाएगा। कमी हुई, कमी होगा, और इसको लगा कि नहीं, इसका जो ना जो भी चीजें हैं सब कुछ काफी ज्यादा अच्छी हैं, मजबूत हैं, तो इसके दरमियान जो ना वो युद्ध के दौरान इसकी मांग और बढ़ने लगी, और बढ़ने के बाद जो है ना इसकी जो भी क्या हुआ, मांगे इतनी हुई कि इतने बेचने के वो 35.5 करोड़ लगभग ये प्रति वर्ष वृद्धि कर ली, 6.5 करोड़ से 35 करोड़, लगभग 30 करोड़ के आसपास एक साल में वृद्धि हुई, और युद्ध के दरमियान। फिर इसी तरह यह जब मांग इतनी होने लगी, फिर मैंने अभी पहले भी बताया था उसकी जो है सामान कम होने लगी थी। अरे इतना जब निर्यात कर सकता है, करने के बाद उसका सामान तो कम होगा ना, कम होने के बाद इस तरह से आयात निर्यात में वृद्धि हुई और घटी भी हुई, और कुल मिलाकर निर्यात 1913 की अपेक्षा 1918 में 3 गुना हो गया। यानी कि जब शुरुआत में था उसके बारे में, तो उसमें उससे ज्यादा, लगभग वही बताया था ना मैंने, 3 गुना लगभग ज्यादा हो गया। उसी प्रकार इस समय जापान के जहाजों की मांग बढ़ गई है ना, और माल भाड़े में भी तेजी से के साथ वृद्धि हुई, जिससे कि और अधिक मुनाफा हुआ। जापान के जहाज 1913 में मात्र 15 लाख टन माल में ढुलाई करते थे। 1914 में जब ये विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस समय मात्र 14 लाख टन माल की ढुलाई करते थे, लेकिन 1918 तक जो है वो 30 लाख हो गया, मतलब 2 गुना वृद्धि हो गई। समझ सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार उसी समय में भाड़े से होने वाली आमदनी 4 करोड़ येन बढ़कर 45 करोड़ येन हो गई। समझ रहे हैं। लेकिन 1920 के आते आते युद्ध से होने वाले इस अथाह मुनाफे में कमी होने लगी। जिस तरह से अभी मुनाफा हुआ, अब मान के चलो अभी एग्जाम में आपका खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो ना इस जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आज ये सब्जेक्ट आपका एग्जाम होगा, एग्जाम देने के बाद आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट को आप छोड़ दोगे, है ना, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, या फिर दूसरे सब्जेक्ट एग्जाम में। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल मैंने बताया, वो एग्जाम विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ, तो उसके बाद इसका आयात निर्यात, मतलब इसका उपयोग कम हो गया, सिर्फ अपना सुरक्षा के लिए रखा, है ना, तो ये मुनाफे कमी होने लगी 1920 के आसपास। 18 तक इसका समाप्त हो गया था विश्व युद्ध। ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ गए होंगे इतना। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अंतर्युद्ध काल में औद्योगिक विकास। इसको आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। औद्योगिक उत्कर्ष के अंत के बावजूद भी जापान में कुछ ऐसे निश्चित उद्योग थे जिनका लगातार विकास होता रहा। आगामी उपभागों में हम कुछ उद्योगों के विषय में विवरण करेंगे। और गाइज, अगर मेरी स्पीड अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो बताना, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मैं जब पढ़ाने के लिए में रहता हूँ ना, तो बाकी कुछ भी नहीं सुनता, मैं सिर्फ पढ़ाते जाता हूँ, ठीक है। कभी हो सकता है कि स्पीड जो मेरी हाई हो जाए, कभी कभी लो कर लूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ओके, चलो, तो कहा जाता है विद्युत उद्योग। विद्युत उद्योग में क्या हुआ था, किस तरह से उपयोग हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। जापानी उद्योग में उत्पादक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि को केवल उसी समय महसूस किया गया जिस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद मशीनों की आयात की आवश्यकता हुई। यानी कि विद्युत जो है, करंट, बिजली जो होती है, उसकी हम लोग को तब उपयोग हुआ, इसकी पर्याप्त वृद्धि तब होने लगी जब विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। उसके बाद जब मशीन जो है उसकी आयात की आवश्यकता हुई थी, उसके बाद हम लोग को विद्युत के बारे में ज्यादा जानकारियां प्राप्त हुई। अंतर्युद्ध के दौरान औद्योगिकरण की प्रक्रिया में विद्युत उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है विशाल ट्रांसमीटर तथा जनरेटर 1907 से ही कार्यरत थे। यानी 1907 विश्व युद्ध के शुरुआत होने से पहले ही ये जनरेटर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, मतलब आप समझ रहे हो ना, विद्युत करंट जो होती है, करंट किससे होती है उत्पन्न, बिजली से। बिजली जो है आप जनरेटर से उत्पन्न हो सकती है, ट्रांसमीटर से उत्पन्न हो सकती है, ये सब जो है कार्यरत पहले से है, तो 1907 ईस्वी से। विद्युत प्रयोग के द्वारा उत्पन्न की जाने वाले शक्ति का मूल्य भाव के द्वारा उत्पन्न की जाने वाले शक्ति से आधा था। इसी कारणवश विद्युत शक्ति के लिए उद्योगों की ओर भारी मांग की जा रही थी। जिस तरह से हम लोग का युद्ध, अगर मान के चलो कोई भी चीजें जैसे राइफल वगैरह चीज बनाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, जरूर पड़ेगी। अरे मान के चलो कोई वेल्डिंग ही करना, वेल्डिंग कैसे हो जाएगा, हाथ से हथौड़ा लेके करेंगे, सिर्फ हथौड़ा से काम चलेगा नहीं ना, तो वही है, इसमें कहा जाता है विद्युत की आवश्यकता काफी पड़ने लगी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पूर्व ही विद्युत शक्ति उद्योग भली भांति स्थापित हो चुके थे। यानी प्रथम विश्व की शुरुआत होने से तक में जो है विद्युत की लगभग इसकी स्थापना हो चुकी थी, और जैसे कि 1907 ईस्वी के बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार का तालिका 1 में जो है ना, हम लोग आगे देखेंगे जैसे इसका वृद्धि किस तरह से हुई, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले कितना कितना था उसके बारे में, ये सब इसी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सूची में क्या कहता है, यहाँ पे वर्ष दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक मिलियन किलोवाट, कितना किलोवाट का था। उसी प्रकार के यानी कोयले का मूल्य कितना था विद्युत शक्ति का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उस समय के दरमियान 1914 ईस्वी में जो ना 1791 हुआ करता था किलोवाट, ठीक है, मिलियन किलोवाट। उसका जो ना रेट था 2.58, यानी कि 2 रुपया 58 पैसा, ठीक है।
उसी प्रकार कहा जाता है 1915 में 2217, 2.23, 1920 में 4669, 1.58। ये सब आपके जानकारी के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि आपको रटना ही होगा, रटने के बाद एग्जाम हॉल में ऐसा लिखना ही होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको उतना ही लिखना है जितना ये है, यहाँ तक ही लिखना है। ओके, उसके बाद आगे हम लोग किसको लिखना है, जैसे कि यहाँ से आप देखिए, विद्युत के प्रसार एवं सुगम उपलब्धि ने उद्योग पर काफी प्रभाव डाले। जैसे जैसे लंबी दूरी शक्ति ट्रांसमिशनों की तकनीक में सुधार हुआ, वैसे वैसे विद्युत के मूल्य में कमी आती गई। जैसे जैसे ये तकनीक जो है ट्रांसमिशनों की तकनीकों में सुधार हुआ, वैसे वैसे देखिए ट्रांसमिशनों की, जैसे आप नई नई तकनीकों का अगर आवश्यकता स्थापना होने लगती है तो क्या होता है, जो पुरानी चीजें होती है उसको छोड़ना पड़ता है, उसको इग्नोर करना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी आवश्यकता कम होने लगती है। अब विद्युत मात्र प्रकाश का साधन नहीं रह गई थी, बल्कि अब उन मशीनों को संचालित करने का मुख्य साधन बन गई थी, जो ऊर्जा के बहुत से स्रोतों का कई उद्योगों के द्वारा प्रयोग में जाने वाली यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऐसे ही हम लोग जो ना विद्युत ऊर्जा जो है इसकी काफी ज्यादा हम लोग को आवश्यकता होने लगी। ये सिर्फ बिजली के लिए ही नहीं, लाइट के लिए ही नहीं, इन तमाम चीजों के लिए हम लोग का इसकी आवश्यकता होने लगी। ट्रांसमीटर बनाने के लिए, जैसे मान के जहाज ही बनाएंगे, जहाज बनाने में हम लोग को विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, इन तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ने लगती है। फिर उसी प्रकार 1929 में लगभग 87% फैक्ट्रियों में विद्युत मोटरों का उपयोग होने लगा। यानी कि 1929 ईस्वी तक लगभग 87% कहा जाता है फैक्ट्रियों का में जो फैक्ट्री जो होता है, उद्योग होता है, वहां पे विद्युत मोटरों की आवश्यकता उपयोग होने लगा। फिर विद्युत के लागू कर दिए जाने से उत्पादन में ऐसी परंपरागत साधनों को परिवर्तित करने के अवसर प्राप्त हुए, जिससे बहुत से सामानों के लिए बढ़ती मांग की जरूरत नहीं रह गई। यानी कि जब विद्युत आ गई तो बहुत से चीजों को छोड़ना पड़ा, जैसे मैंने बताया। उसी प्रकार इसकी जो खर्च भी कम हो गई, लिमिट हो गई, एक ही चीजों पर फोकस करने लगा, इसी चीजों पर करने लगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाता है, हाथों से संचालित किए जाने वाले हथकरघे को बिजली के द्वारा चलाया जाने लगा। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, जैसे वेल्डिंग ही करेंगे तो क्या हथौड़ा से पीटेंगे? अब नहीं पीटते हैं ना। आपका कुछ भी लोहा टूट जाए, कोई साइकिल का ही कुछ हो जाए, कार का ही कुछ हो जाए, अब क्या करते हो, वेल्डिंग करवा लेते हो, चले जाते हो बिजली से, वो वेल्डिंग कर देता है। ठीक उसी प्रकार है, आप विद्युत आने के बाद जो है हथकरघा की चीजों को समाप्त कर दिया गया, विद्युत का उपयोग करने लगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी कही गई है। उसके बाद कहता है भारी एवं रसायन उद्योग। इसमें क्या कहा जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। भारी उद्योग के अंतर्गत स्टील, गैर लोहा धातु तथा मशीनी उद्योग आते हैं। इसमें जो भारी जो है, जो स्टील होती है, लोहा होता है, उसके बाद मशीनी उद्योग होते हैं। जो मशीन सब क्या होता है, लोहा सब कितनी भारी होती है ना। उसी प्रकार सन 1915 में जो विश्व युद्ध के दरमियान उसी के काल में कुल औद्योगिक उत्पादन 29% भारी एवं रासायनिक उद्योग का उत्पादन था। उसमें 29% का उत्पादन था, और सन 1920 ईस्वी में बढ़कर 33% हो गया। यानी विश्व युद्ध के समाप्त के बाद जो है ना, इस पे ज्यादा फोकस करने लगा, काफी ज्यादा उत्पादन बढ़ने लगी, 29 से 33% हो गई, है ना। उसी प्रकार कहा जाता है 1925 में इस उत्पादन में 25% तक का गिरावट आ गई। फिर 1925 ईस्वी में जो इसका 25% का गिरावट आ गई। मतलब क्या हुआ था, जैसे ही कुछ होता है ना, कि आप मान के चलो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैं आज मोटिवेशन कर दूँ, एक मोटिवेशन वीडियो डाल दूँ कि नहीं आपको पढ़ना ही होगा, ये करना ही होगा। आप तो वीडियो देखने के बाद जो ना मोटिवेट होगे, और जाके लगेगा आज आज सब कुछ फोड़ देंगे, आप बहुत पढ़ोगे, लेकिन फिर क्या होता है, कल उससे वही हाल हो जाता है ना। तो ये है कि विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो वो क्या सब कोई फोकस किया उस पर, और 33% का विकास हो गया। उसी प्रकार 1925 में धीरे धीरे इसका जो मोटिवेशन घट गया, तो 25% तक घट गया। फिर 1930 ईस्वी में फिर एक बार इसका 33% हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो इसमें फिर से लगने लगा कि नहीं, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा। मतलब यही होता है कि आपके एग्जाम जैसे हो, आप एग्जाम चल रही है तो एग्जाम में पढ़ रहे हो, एग्जाम जैसे समाप्त है भूल जाते हो। फिर एग्जाम के 10 दिन जैसे बचाएगा, सर ये सब्जेक्ट का क्लास दे दो, सर ये सब्जेक्ट का क्लास दे दो, करते हो ना। तो इसी प्रकार यानी सेकेंड विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 में, 1939 में जब हुआ था, उससे पहले इसको होने लगा कि नहीं हमको अब तैयार होना है, तो फिर से इसमें वृद्धि होने लगा, है ना। कहा जाता है इस उत्पादन वृद्धि की यह हद तक जारी रही। 1935 में ये 44% हो गया, यानी कि 30 में क्या होता 33%, फिर 35 में हो गया 44%। जैसे वही होता है ना, आपको जैसे फॉर्म फिलअप हो गया, फॉर्म फिलअप में आप थोड़ा पढ़ोगे 1 घंटा 1.5 घंटा, जैसे आपका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड आ जाता है, तो आप क्या करते हो, दिन रात एक करने लगते हो, है ना। यही बात है इसमें भी है। उसी प्रकार 1940 में इसका भाग 59% हो गया। अब जैसे आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम क्या चल रहा है, एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो, काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ा आपको, सब कुछ पढ़ते हो, पढ़ने में टाइम देने लगे हो। यही बात है इसमें, सेम टू सेम यही बातें हैं, समझ रहे हैं ना। फिर उसी प्रकार कहा जाता है भारी तथा रसायन उद्योग में युद्ध के दौरान तथा बाद में आई इस संपन्नता का कारण आयतों में पैदा हुई रुकावटें। युद्ध के बाद पुनः प्रारंभ हुए व्यापार में काफी ह्रास हुआ। 1925 में 24% की कमी हुई।
फिर इसी प्रकार यहाँ तालिका दिए गए हैं, तो जैसे कि उसमें मैं पहले भी बताया था विद्युत वाला में, उसी प्रकार ये भारी उद्योग वाला में भी है। 1915 में इतना है, फिर यानी 1940 ईस्वी तक दिया गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, जानकारी के लिए है ना। ये उतना खास भी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है कि सबको याद रखना होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अब ये देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या पॉइंट है, इसके जो कारण जो थे, ये भारी एवं रासायनिक उद्योग के प्लांट जो जिसका विकास हुआ था और इसके उद्योग जो थे, इसमें निम्नलिखित कारण हुए थे। क्या क्या कारण थे, जैसे कि 1932 से 1932 तथा 1937 के बीच ऐसे जहाजों को नष्ट कर दिया गया जो 25 वर्ष से अधिक पुराने थे, यानी जो काफी ज्यादा ओल्ड था, पुराना था, उसको क्या हुआ था, उसको नष्ट करने लगा था, उसको छोड़ने लगा था। नए जहाजों के निर्माण के फलस्वरूप उनके उत्पादों की पुनः मांग हुई। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है अगला कि 1936 ईस्वी तक इस उद्योग से की जाने वाली सैनिक मांग, उनकी मांग का मात्र 10% थी। 1936 ईस्वी में जो इसकी सैनिक जो थे, मात्र 10% की मांगे हुई थी। लेकिन इस उद्योग से सैनिक मांग उस समय बढ़ी जबकि सैनिक आवश्यकता के लिए युद्ध विमानों आदि से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, इस तरह से हम लोग का भारी उद्योग के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक कहा जाता है सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग इसको हम लोग देखते कहा जाता है। यद्यपि सूती कपड़ा उद्योग प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ही महत्वपूर्ण था। जब 1914 से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मैं देखिए बार बार मैं ईयर रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपके इग्नू के ही नहीं और तमाम एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर पूछे जाते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1914, कहीं ना कहीं आपको ये याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके पूर्व कहा जाता है, इसके पूर्व जो है सूती वस्त्र का काफी उपयोग था, काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन युद्ध के बाद इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जब इससे युद्ध की समाप्ति हुई, इसमें काफी ज्यादा वृद्धि होने लगी। हर चीज में वही होता, इसमें भी वही हाल हुआ। युद्ध के तुरंत बाद वर्षों में सूती कपड़ा मिलों की संख्या में वृद्धि हुई, है ना। क्षमता की वृद्धि का संकेत मिलों एवं कंपनियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई और इसके बाद इसके सुदृढ़ीकरण की प्रकृति का भी आभास हुआ। 1929 ईस्वी के आसपास तकवों का 50% स्वामित्व मात्र 7 कंपनियों के पास थी। 1929 ईस्वी के आसपास जो है, प्रथम विश्व के काफी दिनों बाद, 10 साल बाद लगभग, है ना, उसके बाद ये लगभग 50% स्वामित्व मात्र के पास था। उसके बाद लेकिन सूत कताई का कार्य कपड़ा मिलों ने प्रारंभ कर दिया, जबकि इससे पूर्व जुलाई अलग अलग इस कार्य को करते थे। संयुक्त तौर पर कताई बुनाई की मिल सूती कपड़ा उद्योग की एक जटिल विशेषता हो गई। इस समय कपड़ा उद्योग में महत्वपूर्ण घटना हुई। यह व्यापक विशेष रूप पर कारखाने 50 लूमों से ऊपर का प्रकट होना था और इस कारखानों में बिजली से चलने वाले करघे लगे थे तथा विदेशी व्यापार बाजार के लिए कपड़े का उत्पादन करते थे। तो इस प्रकार सूती वस्त्र के बारे में कहा गया, इसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई, उत्पादन में काफी ज्यादा सहायता मिली और महत्वपूर्ण योगदान भी निभाई। कब 1929 ईस्वी के पास इसमें जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का सूती कपड़ा का भी देख चुके हैं। हम लोग इस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूनिट 9 में उसको देख लिए। जैसे कहा जाता क्वेश्चन में, जापान के औद्योगिकरण पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसको आप आसानी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार औद्योगिकरण की सहायता के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। और इस सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और बहुत ही जल्द नेक्स्ट यूनिट भी आ जाएगी। बस एक निवेदन रहेगा आप सबों से कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा उसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक निवेदन ये भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।